पता है कि भाई जो भी चीज जिसको एक बार मेमोरी मिलेगी उसे स्टैटिक कहते हैं। चाहे स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है और पूरी की पूरी क्लास भी हो सकती है। और जैसे ही मैंने मेथड स्टैटिक बना दिया, उसके अंदर कोई नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं ले सकता। जैसे ही कोई क्लास में स्टैटिक बना दी, उसके अंदर कोई नॉन स्टैटिक ना ही मेथड हो सकता है, ना ही प्रॉपर्टी हो सकता है, ना ही वेरिएबल हो सकता है। लास्ट क्लास में बताया था कि क्या ये बात याद है आपको या नहीं है? यस सर। बताओ नितिन। ठीक है। यस सर। और एक और चीज बताई थी मैंने कि भाई स्टैटिक को जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी, और कब मिलेगी? या तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या फिर जब पहले किसी स्टैटिक मेंबर को यूज करेंगे तब। याद है नितिन? थोड़ा थोड़ा रिवाइज याद आ रहा है? यस यस सर। यस सर। ठीक है। अब आते हैं आगे की कहानी पे कि अभी तक मैंने स्टैटिक मेथड बताया, प्रॉपर्टी बताई, वेरिएबल बताया, क्लास बताया, पर क्या कंस्ट्रक्टर भी स्टैटिक हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कुछ खासियत है, लेकिन पहला क्या है? यू कैन नॉट ऐड, याद रखना इंटरव्यू में पूछते हैं, यू कैन नॉट ऐड एनी एक्सेस मॉडिफायर इन फ्रंट ऑफ इट। इट इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ये भाई बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होता है, आप कोई एक्सेस मॉडिफायर ऐड नहीं कर सकते। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में क्या, सीधा स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है, कंस्ट्रक्टर एग्जांपल लिखना है, बन गया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। आगे कोई पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लगाना, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, इसलिए इसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते। दूसरा पॉइंट क्या है? यू कैन नॉट, याद रखना, यू कैन नॉट ऐड एनी पैरामीटर इन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर भी ऐड नहीं कर सकते, अगर ये ऐड करूंगा तो बुरा मान जाएगा। इसका रीजन क्या है वो अभी बताता हूं आपको। पहले लिख देता हूं यहां पे, आई एम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये इंटरव्यू में पूछते हैं भाई रीजन क्या है, पैरामीटर क्यों नहीं ऐड कर पाते आप हम? तो देखो मेरी क्लास में एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, दोनों डिफॉल्ट हैं। डिफॉल्ट का मतलब जिनके अंदर कोई पैरामीटर ना पास हो। एक नॉर्मल है, एक स्टैटिक है। दोनों में डिबगर लगा देता हूं, देखता हूं कैसे कॉल हो रहा है। अब इसे कर देता हूं कमेंट, और यहां से अपना आज की डेट डाल के कोड शुरू करते हैं। ठीक है। क्या करता है? सिंपल, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल ओबीजे con न्यू कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, बस इतनी लाइन लिखूंगा। तो देखो पहला, एक और बना दे रहा हूं, एक और बना दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं 2। ठीक है, अब देखना कैसे काम हो रहा है। यहां पे डिबगर लगा दे रहा हूं मैं, जैसे ही रन करूंगा तो देखना कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। F11 करूंगा, पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और नॉन स्टैटिक भी होगा, लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ नॉन स्टैटिक होगा, क्योंकि स्टैटिक को जिंदगी में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है, सिर्फ एक बार कॉल होता है। तो इस बार सिर्फ नॉन स्टैटिक हुआ। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। आ रही है। ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछेंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है जिंदगी में? एक बार। एक बार। कैन बी कॉल्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार होता है भाई। अब एक और बात, अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्या आपकी क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं?
डिफॉल्ट मतलब जिनके अंदर पैरामीटर ना पास करें। क्या मैं 2 बना सकता हूं ऐसे कंस्ट्रक्टर को? तो क्या आंसर दोगे? नितिन आप बताओ, क्या मेरी क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? डिफॉल्ट का मतलब जिनके अंदर कोई भी पैरामीटर पास ना किया हो। नहीं सर, 3 दिन तक हो जाएंगे। आंसर है भाई, मेथड ओवरलोडिंग का इश्यू आ जाएगा तो 2 नहीं हो सकते। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, आपको बोलना है हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये देखो, एक को स्टैटिक होना पड़ेगा और दूसरे को नॉन स्टैटिक। अगर मेरी क्लास में एक स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक है तो 2 कंस्ट्रक्टर सेम नाम से 0 पैरामीटर के साथ हो सकते हैं। ये भी मैंने प्रूफ करके दिखाया, चला के दिखाया, कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर दोनों ही नॉन स्टैटिक बनाना चाहो तो नहीं बन सकते भाई, तो नहीं बन सकता। तो जब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, याद रखना, वो पूछेंगे क्या एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? आंसर है कि हाँ हो सकते हैं, लेकिन एक को स्टैटिक होना है, एक को नॉन स्टैटिक होना है। दोनों नॉन स्टैटिक नहीं हो सकते, दोनों स्टैटिक नहीं हो सकते। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। अगला पॉइंट, यस सर। अगला वो पॉइंट पूछेगा कि भाई इसके अंदर पैरामीटर पास क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। एक तो तब कॉल होता है जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है, और दूसरा तरीका क्या है कि मेरी क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर है, मान लो, देखना भी, एंड स्टैटिक मेंबर है ये, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना, मेरी क्लास में ये, अच्छा दोनों का नाम सेम लिख दिया ना मैंने, स्टैटिक मेंबर है। अब जैसे ही मैं डॉट वेर इंट 2 में सो सेट करता हूं, अब देखना जादू, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं सिंपल स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। अब स्टैटिक वेरिएबल को यूज करूंगा मतलब इसका मेमोरी पे होना जरूरी है, और जब ये मेमोरी पे होगा इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखना, अरे क्या हो गया भाई, रीबिल्ड करना पड़ेगा। डिबगर लगा हुआ है, हाँ डिबगर लगा हुआ है। अब रन करते हैं। अब जैसे ही स्टैटिक वेरिएबल को यूज किया, कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। देखते हैं क्या वेरिएबल स्टैटिक है भी या नहीं है। डिबगर भी लगा हुआ है, सब कुछ सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा? देखो दूसरी बार भी नहीं हुआ, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन सही से क्लीन नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, क्योंकि सिर्फ एक बार जिंदगी में कॉल होता है ना स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, तो कई बार मेमोरी पे रह जाता है, तो आपको क्लीन करना पड़ता है सॉल्यूशन। तो क्या करना है मुझे, क्लीन सॉल्यूशन यहां पे कर दिया। अब दोबारा से रीबिल्ड करूंगा, अब चलाऊंगा। अब F11 करना चाहिए तो मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, हो गया। तो या तो पहला ऑब्जेक्ट बने, अगर पहला ऑब्जेक्ट नहीं बना, मैंने कोई स्टैटिक मेंबर को भी यूज कर लिया है, तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब देखो, स्टैटिक मेंबर के बाद जब पहला ऑब्जेक्ट बना तब सिर्फ नॉन स्टैटिक वाला कॉल हुआ, ना कि स्टैटिक वाला। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर 2 तरीके से कॉल होता है। एक तरीका तो भाई पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई स्टैटिक मेंबर को आपने एक्सेस कर लिया तो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, यस तो सर। यहां पे लिख देते हैं। अब यहीं से निकालूंगा कि क्यों स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं हो सकता। क्या है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन 2 ways। फर्स्ट क्या है भाई, whenever first object gets created। सेकंड क्या है भाई, when
वी यूज एनी स्टैटिक मेंबर। दोनों में से जो भी पहले होगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले होगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, हर दोनों बार नहीं होगा। इंटरव्यू में ऐसे दो लिख के दे देगा, कहेगा यहाँ पे भी कॉल होगा यहाँ पे भी होगा, आप बोलोगे नहीं भाई एक ही बार होता है जिंदगी में, एक ही बार होता है, तो जो भी पहले कॉल होगा वहां पे हो जाएगा। अब इसी वजह से, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो हमेशा तब कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा और आप इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ मजबूरी क्या है, ये तो ऐसे भी कॉल हो जाता है, कोई स्टैटिक वेरिएबल यूज किया तो भी कॉल हो जाता है। अब यहां पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि आप पैरामीटर यहां पास कहां करोगे। इस सिनेरियो में जब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आप पैरामीटर पास क्या करोगे, उसके लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं बची। इस सिनेरियो में तो हमें मिल जाती है स्टेटमेंट कि यहां पे पास कर दिया अंदर, लेकिन जो दूसरा सिनेरियो आता है कि यहां पे कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, यहां पे पास करने की कोई जगह ही नहीं है, कहां पे पास करूंगा मैं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है पास करने के लिए। इसीलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बताओ। सर। सैफी और विवेक आप दोनों बताओ। क्लियर है सर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, वो पूछेंगे ये कि भाई Clear है सर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज क्यों नहीं होता। तो आप बोलोगे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो होता है नॉन स्टैटिक, उसको तो कॉल करने का एक ही तरीका है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप पैरामीटर पास कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है। एक तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ये तो अगर इसके थ्रू कॉल करोगे तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो, लेकिन अगर हम स्टैटिक मेंबर को भी यूज करते हैं तो भी अपने आप कॉल हो जाता है बेचारा। अब जब मेंबर को यूज करेंगे तब कॉल होगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा वैल्यू डालने की, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो इसीलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डॉटनेट ने कहा भाई तू बाय डिफॉल्ट पैरामीटराइज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और एक क्लास में सिर्फ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर अगर इंटरव्यू में पूछा गया क्या एक क्लास में दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ हो सकता है, पर एक को स्टैटिक होना जरूरी है और एक को नॉन स्टैटिक। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। किसी को Yes, sir. डाउट हो तो पूछो भाई। नहीं तो बस इतना ही है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और इतना ही था कंस्ट्रक्टर का सारा खेल खत्म कर दिया हमने। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है। रिवाइज करवा देता हूं दोबारा क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा भाई कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है, किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो। फिर हमने पढ़ा कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, पैरामीटराइज भी हो सकता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी का मतलब होता है कि भाई किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जो दो प्रॉपर्टी मेथड की जो वैल्यू सेट कर रखी है वो ऑब्जेक्ट पास कर दो और सारा कॉपी कर लो अपने नए ऑब्जेक्ट में, इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। हमने बोला स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट होता है और एक ही हो सकता है क्लास में। रीजन पूछा मैंने क्यों भाई, तो हमने देखा कि जब हम इस नॉर्मल कंस्ट्रक्टर तो एक तरीके से कॉल होता है, पर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है और जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट थी बट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं थी। अब जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं होगी तो वो पास कैसे करेंगे वैल्यू, इसीलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं होता। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? Clear. जी सर। ठीक है, बस इतना ही है कंस्ट्रक्टर। अब आएंगे इनहेरिटेंस पे। अभी आपको रिवाइज भी करना है क्योंकि ये मैं बोलने पे तो समझ में आ जाती हैं चीजें, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आज बहुत लंबी क्लास नहीं लूंगा। आज मैं इनहेरिटेंस का टच करूंगा खाली, क्योंकि इनहेरिटेंस अपने आप में ही बहुत डिटेल में है। मैं चाहता हूं आपको मेथड और कंस्ट्रक्टर की जो वीडियो मैंने शेयर की थी कल, उसको अच्छे से गो थ्रू करो और रिवाइज करो। मैं आपको 5 क्लास बनाने के लिए दूंगा, उन 5 क्लास की मेथड बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ और उसे इस्तेमाल करो। और फिर जैसे जैसे आपका काम हो जाएगा मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं चेक करूंगा सबका कि काम हो गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ गया और पीछे का रिवाइज नहीं हुआ तो आगे दिक्कत आएगी आपको। फिलहाल लेकिन बेसिक इनहेरिटेंस अभी हम समझने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या कंसेप्ट है भाई? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आपके माता पिता हैं, आप उनके बच्चे हो, आपके कल को बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। जब दुनिया में देखा गया, मैंने बताया सी शार्प ऊप्स की लैंग्वेज है, जो दुनिया में होता है वही प्रोग्रामिंग में बना देती है। तो इन्होंने देखा यार दुनिया में तो ये भी चल रहा है कि माँ बाप होते हैं, बच्चा होता है, उसका बच्चा होता है, उसका बच्चा होता है, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लाया जाए? तो इसको लाने के लिए इनहेरिटेंस कंसेप्ट आया। इनहेरिटेंस क्या कहता है? इफ अ क्लास इफ अ क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, if a class is inherited by another class, that class becomes a class, and the class that inherited the first class is called the child class. सिंपल सी बात है, सीधा नाम ही ये लिख देता हूं उसका, पेरेंट। नाम जहां उसके पेरेंट लिखा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है भाई। क्या बोला? मैं नाम भी इसीलिए लिख रहा हूं जिससे कि पता चल जाए। अभी ये क्लास सेपरेट है, ये क्लास सेपरेट है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें एक एक मेथड बना देता हूं। इसमें एक मेथड बना दिया भाई, आई एम पेरेंट मेथड। और इसमें बना दिया भाई आई एम चाइल्ड मेथड। क्लियर है? अभी फिलहाल ये पेरेंट क्लास एक अलग क्लास है और ये अलग क्लास है। और इनहेरिटेंस क्या कहता है? आप चाहो तो इन दोनों क्लास में एक रिलेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप इस चाइल्ड क्लास में एक ये लाइन लिख दो। जैसे ही ये लाइन ये लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा इस क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। मतलब ये क्लास चाइल्ड क्लास बन जाएगी, ये पेरेंट क्लास बन जाएगी। अब चाइल्ड क्लास के पास एक ताकत दे दी। जैसे आपके पापा के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो बाय डिफॉल्ट आपके नाम पे हो जाती है, नहीं होती? जैसे आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, पापा जब पेरेंट्स के जब चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स के बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास आती है? बच्चों के पास आती है। ठीक उसी तरह से इस चाइल्ड के पास ताकत होगी स्पेशल। वो ताकत क्या है कि ये अपने मेथड तो एक्सेस कर ही लेगा बेचारा, पर साथ ही साथ में पेरेंट के मेथड भी एक्सेस कर लेता है। क्यों? कहता है मेरे बाप का है, मेरे बाप का माल है, मैं एक्सेस क्यों ना करूं? तो उसी तरह से जैसे इनहेरिटेंस में होता है कि आप अपने पेरेंट्स माता पिता के घर में रह सकते हो, उनके घर की चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे ही डॉटनेट में भी इनहेरिटेंस में चाइल्ड अपने पेरेंट की चीजों को एक्सेस कर सकता है जब तक मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक या ऐसा हो जो एक्सेसिबल हो। अगर पिताजी ने बोल दिया नहीं ये मेरा प्राइवेट चीज है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। पब्लिक है या फिर दूसरा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, बताऊंगा जब एक्सेस मॉडिफायर की क्लास होगी तब तक आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आपका पेरेंट चाहेगा तो आप एक्सेस कर पाओगे। पेरेंट ने बोल रखा है ये मेरा पब्लिक मेथड है, तो यहां पे आप एक्सेस कर पाओगे। कैसे करते हैं एक्सेस, आओ देखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई जितनी मैंने बताई है? जी सर। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है कि भाई पहले तो पेरेंट का बना रहा हूं, तो ये तो सिर्फ पेरेंट मेथड कॉल कर पा रहा है। अगर चाइल्ड का बता कहूं कि भाई चाइल्ड मेथड, ये देखो चाइल्ड मेथड नहीं आ रहा। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट के पास ये ताकत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं एक बाप हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं उन चारों के घर थोड़ा ना ले लूंगा। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ऊपर से नीचे आती है ना। कभी होता है कि बच्चे का घर बाप के नाम कर दिया गया। हमेशा क्या होता है, बाप या माता पिता का नाम का घर जो होता है वो बच्चों के नाम पे आता है। बात सही है नहीं है? सही है सर। तो यहाँ पे पेरेंट के पास तो देखो कोई ताकत नहीं है, बेचारा नहीं यूज कर पा रहा। लेकिन
जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आप देखना इसकी ताकत। ठीक है, देखो पेरेंट का भी यूज कर पा रहा है और अपना तो कर ही लेगा। अपने में तो कभी की दिक्कत नहीं आती, अपना सामान तो कोई यूज कर ही लेगा ना। उसके साथ साथ ये पेरेंट का भी इस्तेमाल कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अरे Yes, sir. किसी को डाउट हो तो बताओ। इंटरव्यू में पूछेंगे क्या पेरेंट भी एक्सेस कर पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं भाई पेरेंट नहीं कर पाएगा। ये क्लियर है? अभी बहुत सिंपल है, धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी सिंपल है। तो यहां पे हम एक और बनाएंगे भाई। अरे गलत कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक और बात समझनी है अब आपको। क्या है वो बात? कि अब बना देते हैं एक ग्रैंड चाइल्ड। यहां पे बना देते हैं एक चाइल्ड, इसका पिताजी चाइल्ड है, पिता या माता कुछ भी हो सकती है। ग्रैंड चाइल्ड मेथड आई एम ग्रैंड चाइल्ड मेथड आई एम चाइल्ड मेथड। ये देखो भाई, अब इसके पास देखो ग्रैंड चाइल्ड के पास बताओ कौन कौन सा एक्सेसिबल होगा। क्या इस ओनली चाइल्ड वाला चाइल्ड मेथड होगा। एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। या हाँ सर। होगा। पर क्या ग्रैंड चाइल्ड के पास पिता की भी प्रॉपर्टी आ जाती है? बताओ, अपना जनरल बताओ ना। तुम्हारे आ जा दादा की प्रॉपर्टी आ जाती है ना भाई, दादा की पापा आ के जा पास होती है, पापा की हमारे पास होती है। तो जी कहने का सर। मतलब क्या है, इस ग्रैंड चाइल्ड के पास इसकी भी मेथड आ जाएगा और इसका भी मेथड आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर। Clear. देखो प्रूफ करते हैं। तो जितने जितने चाइल्ड होंगे ना, सबके पास अपने ऊपर तक की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे मेथड से, वो मैं जनरल समझा रहा हूं आपको। ये देखो पेरेंट का भी आ गया, चाइल्ड का भी आ गया, और अपना तो आना ही आना है। अपने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर ग्रैंड चाइल्ड ने अपना कोई घर बना लिया नया, तो वो तो उसका होगा ही होगा। जो दादाजी ने बनाया है वो भी मिलेगा, जो पिताजी ने बनाया है वो भी मिलेगा। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो अभी पूछो यहाँ पे। क्लियर है Clear, सर। sir. ठीक है, अब आते हैं कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस इतना ही है बस, मतलब जो मेन कंसेप्ट है कि भाई जैसे ही आप इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाओगे, तो पेरेंट की कैपेबिलिटी जो होंगी, पेरेंट की जो मेथड प्रॉपर्टी होंगी, वो चाइल्ड भी इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब और भी डिटेल में, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर अब कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं? पहला होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल क्या है? कि भाई एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, बात खत्म। इसे बोल देंगे सिंगल लेवल। एक ही लेवल का इनहेरिटेंस है, एक ही क्लास है, तो इसे बोलते हैं सिंगल लेवल। कि एक पेरेंट एक चाइल्ड, अगर ऐसा रिलेशन है आपकी क्लास में, तो उसे बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कोई डाउट या दिक्कत? नहीं सर। No doubt. ठीक No, है, sir. उसके बाद देखो ये बड़ा सा, मतलब नाम से पता चल जाएगा आपको। सेकंड आता है मल्टी लेवल। ग्रैंड चाइल्ड। मल्टी लेवल क्या भाई? कि दो या मतलब तीन या तीन से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा रिलेशन हो। एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, दो या दो से ज्यादा रिलेशन होंगे, वहां पे मल्टी लेवल कहेंगे। कि यहाँ पे पेरेंट आ गया, चाइल्ड आ गया, इसका बेटा आ गया, हो सकता है इसका भी बेटा हो सकता है उसका भी होता, हो सकता है उसका भी होता। तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई डाउट या दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक है। एक होता है हेरारिकल इनहेरिटेंस। वो क्या होता है हेरारिकल? भाई यहाँ पे एक पेरेंट होगा, उसके दो बच्चे होंगे। जैसे आपके घर में परिवार होता है ना, ये पूरा परिवार बना देगा। इसके दो बच्चे बना दिए। अब इसके मान लो एक बच्चा है और इसके दो बच्चे हैं।
ये एक बच्चा है, एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये हो गया। अब बताओ, इसे बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि इस तरह का अगर इनहेरिटेंस बना रखा है आपने अपनी क्लास में या अपने प्रोजेक्ट में, तो इसका मतलब है आपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो। अब बताओ, इस वाले बंदे को इसकी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी और मेथड इस वाले के साथ बताओ। होगी ना, क्योंकि ये तो पेरेंट है इसका। या इसकी होगी या नहीं होगी? होगी सर होगी, ग्रैंड पेरेंट है। पर क्या इसकी या होगी या नहीं होगी? आंसर है इसकी नहीं होगी ना भाई। अपने चाचा की प्रॉपर्टी ली है कभी तुमने? नो तुम्हारे सर चाचा के बच्चे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी उनको जाएगी। आपके बाप, आपके पिताजी या माताजी की प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। तो इसको इसकी एक्सेसिबल नहीं होगी। इसी कंसेप्ट को कहा गया है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बड़ा सिंपल है भाई। मेरे पेरेंट यहाँ पे सिबलिंग भी बन जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग है। तो इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका पेरेंट ये है तो इसको इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस मेथड एक्सेस होंगे, इसको भी इसके होंगे। इसको इसके होंगे, अपने पेरेंट के होंगे। बट इसको चाचा की लोगे तो चाचा की कोई प्रॉपर्टी देता नहीं है, या देता है कोई चाचा अपने भतीजों को प्रॉपर्टी, अगर उसके बच्चे हैं तो भी। नहीं सर मतलब जनरल नहीं देता ना, वैसे तो कोई कोई दे देता है, बट जनरली ये सिनेरियो होता नहीं है। तो डॉट नेट में आप अपने पेरेंट और उसके पेरेंट की एक्सेस कर सकते हो, पर सिबलिंग में नहीं कर सकते। तो आओ सिबलिंग बनाएंगे अब। ये है छोटे छोटे कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसे, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब बताओ भाई, ये ग्रैंड चाइल्ड 3 इसको एक्सेस कर पाएगा? इसकी इसकी चीजें एक्सेस कर पाएगा? जी सर सोच समझ के बताओ, ऐसे तुक्का नहीं फेरना। ये क्या इसकी चीजें एक्सेस कर पाएगा ग्रैंड चाइल्ड 2 की? इसके ऊपर नहीं सर किसने किस नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये भाई चाइल्ड 2 को इनहेरिट किया हुआ, तो चाइल्ड 2 भी कर पाएगा। चाइल्ड 2 कहाँ है? चाइल्ड 2 यहाँ है, इसका कर पाएगा। और इसका जो पेरेंट होगा, इसके पेरेंट पे जाओगे, इसका ये नहीं है पेरेंट, पेरेंट ये है, इसका कर पाएगा बस। उसे अपने ग्रैंड चाइल्ड, इससे क्या मतलब, इसका इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों आपस चचेरे ममेरे भाई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इनकी चीजें एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। प्रूफ करके दिखा देता हूं। जहां पे समझ ना आ रहा हो रोक देना मुझे। और ये रिश्तों वाली बात है, जिसे अपने रिश्ते रिश्ते के बारे में पता है, वो यहाँ पे भी समझ जाएगा। सेम वही लॉजिक लगाना है। क्या हो गया, नाम हमने गलत लिख दिया क्या? अच्छा ग्रैंड, यहाँ पे सही कर देता हूँ, ग्रैंड लिख देता हूँ। तो ये देखो भाई, अब देखा, ये अपने अपने वाले का, एक तो पेरेंट क्या कर लेगा, क्योंकि पेरेंट उसका पिता था। चाइल्ड मेथड दोनों का नाम सेम है इसलिए कर पा रहा है। चाइल्ड 2 वाला कर पाएगा। देखो चाइल्ड 2 वाला कहाँ है, नाम इसमें चाइल्ड मेथड 2 लगा देते हैं। तो अब चाइल्ड मेथड नहीं कर पाएगा, चाइल्ड मेथड 2 वाला कर पाएगा। और अपना वाला तो कर ही लेगा, अपना मेथड तो कर ही लेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरह के काम करता है, कि इसमें एक पीढ़ी के अलावा आपके सिबलिंग्स भी बन जाते हैं। और आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है कि हम खाली अपने पेरेंट का एक्सेस कर पाएंगे और उसके पेरेंट का एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, इसका और इसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये ना इसकी चीजें एक्सेस कर पाएगा, ये ना इसकी कर पाएगा, ये ना इसकी कर पाएगा, ये ना इसकी, ना ये ना इसकी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर Yes, sir. विवेक आप बताओ। Yes, sir, Adi. तो इसे ही बोलते हैं भाई हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इतनी सिंपल सी बात है। इंटरव्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें।
जबकि बड़ी सिंपल सी बात है, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से आपने बता दिया इंटरव्यू में, आपके पूरे बटे पूरे नंबर, कोई अगला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। चौथे पे आ जाओ। चौथा क्या है भाई? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है भाई, एक ये रहे एक ये रहे, इन दोनों को इनहेरिट कर लिया, दो या दो से ज्यादा पेरेंट को इनहेरिट करने के प्रोसेस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। कि मेरी क्लास ने दो या दो से ज्यादा पेरेंट को इनहेरिट कर रखा है। पर क्या अभी अपने देश में ये पॉसिबल नहीं है? हम लोग अपने देश में एक ही पेरेंट होता है, जनरली मल्टीपल पेरेंट्स नहीं होते। या फिर देश में क्या बोलना, अपना जनरल तरीका देखो, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि दो या दो से ज्यादा क्लास को आपने इनहेरिट किया हुआ है, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, आ sir. रही है सर। हाँ जी सर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कोमा लगा के एक और क्लास इनहेरिट कर लो। लेकिन मजे की बात क्या है कि डॉटनेट में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करता। ये देखो एरर दे रहा है। तो आपको इंटरव्यू में बताना जरूर है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हेन अ क्लास inherits two or more class is called multiple inheritance. But in .NET, multiple inheritance is not supported. अच्छा, फिर वो पूछते हैं भाई क्यों सपोर्ट नहीं करता? Why? रीजन है द डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। द डायमंड प्रॉब्लम। अच्छा, डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है ये अभी आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक और कंसेप्ट है, उसके बाद पढ़ा सकता हूं। वो कंसेप्ट क्या है? ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग। उसके बाद ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। पर छोटा सा याद रखो अभी फिलहाल के लिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉटनेट सपोर्ट नहीं करता, मतलब एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। याद रखना, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंफ्यूज करेंगे। मल्टी लेवल का मतलब क्या है? एक के पिताजी, दूसरे के पिताजी, तीसरे के पिताजी, ये सपोर्ट करता है, लेकिन एक के दो पिताजी ये सपोर्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. और क्यों नहीं करता? उसका आंसर है द डायमंड प्रॉब्लम। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है, द डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है ये हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग वर्सेस मेथड हाइडिंग। लेकिन इसे अभी हम यहीं पे विराम लगाएंगे। आज के लिए हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि ये देखने में बहुत छोटा चीजें लग रही हैं कि हमने ये चार इनहेरिटेंस पढ़े, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पढ़ा, खाली इतनी चीज पढ़ी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कल कल मतलब सैटरडे को ये 5 क्लास बनाओ। इसमें सारे कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़ा है, मेथड पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर पढ़ा है और इनहेरिटेंस का बेसिक पढ़ा है, ये सब पांचों कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। पहली क्लास होगी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की क्लास, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी क्या होगी? आईडी, नेम, सैलरी। मेथड क्या होगा? एम्प्लॉय कुछ भी लिखना, डू वर्क या फिर डेवलपमेंट, जो भी कुछ भी एम्प्लॉय का काम हो सकता है, ये मेथड होंगे। तो एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है, दूसरी एक मोबाइल क्लास बनानी है, तीसरी फेवरेट मेरी कार क्लास बनानी है, चौथी कैलकुलेटर क्लास बनानी है, और पांचवी कुछ भी बना लो, कंपनी की क्लास बना लेना। ये 5 क्लास आपको बनानी है, और जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, और मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजना है, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। Yes, sir.
ठीक है, और ये टारगेट रखो क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है ये। हालांकि मैं होता तो, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो आज ही कर देता, लेकिन चलो मैं आपको दे रहा हूं 2 दिन, फ्राइडे की इवनिंग तक दे देना, फ्राइडे की इवनिंग तक कर लेना ये, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। फिर आज बस यही छोटी सी क्लास एंजॉय करो और प्रैक्टिस करो। सैटरडे को लंबी क्लास होगी क्योंकि हम इनहेरिटेंस के जितने भी बची हुई चीजें हैं वो सब खत्म करेंगे। और सैटरडे को और संडे को हम आ जाएंगे एक्सेस मॉडिफायर, जो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है ओप्स का, एब्स्ट्रैक्शन, ये पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी 3 कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, अपना इनहेरिटेंस पढ़ लिया, और वो पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब एब्स्ट्रैक्शन बताया हुआ है वो पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने बताया था 2 चीज होती है, एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है डायनेमिक। तो हमने स्टैटिक पढ़ा हुआ है, डायनेमिक क्या होता है, यही होता है भाई डायनेमिक, जो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेथड ओवरराइडिंग, इसे को ही डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। तब तक आप ये 5 का ये काम कर देना, जितना भी मैंने बोला है, जितना भी पढ़ाया है, ज्यादा नहीं करने। 3 मेथड बनाओ, 3 प्रॉपर्टी बनाओ, एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, और एक इनहेरिटेंस बना दो इन क्लास में। कर लोगे नहीं कर पाओगे? यस सर। सर वन क्वेश्चन सर। हाँ पूछो पूछो। हाँ सर, प्रॉपर्टी और सिंपल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, राइट? यस सर। ठीक है, देखो ये जो है, क्या बोलते हैं कि जो पहले ये क्लास अनरिकॉर्ड कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, हमारी क्लास खत्म हो गई है।